Hello everyone. I'm Abhilasha Thakur, PGT Chemistry and welcome to my channel Road to Chemistry. आज हम हमारे इस चैनल पर एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैम इग्नाइट। इस बैच के अंदर हम क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक सभी बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो आज हम हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला टॉपिक होगा सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। हमारी पहली डेफिनेशन है, पहली बेसिक टर्म है एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ऐसा छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को लूज नहीं होने देता, उसको मेंटेन रखता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे छोटी इकाई, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? एटम होता है। मॉलिक्यूल, हमारी नेक्स्ट टर्म है मॉलिक्यूल। टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली बॉन्ड बना करके अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का फर्स्ट एटम, ये हाइड्रोजन का सेकंड एटम, जब ये दोनों एटम आपस में बॉन्ड करेंगे तो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। अब हमारी है नेक्स्ट टर्म, हमारी नेक्स्ट टर्म है एलिमेंट। A pure substance made up of only one kind of atom. एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के, एक काइंड के एटम से मिलकर के बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कोई भी हो सकता है। एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बना होगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बना होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में जुड़ जाते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन कर जाते हैं, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? कंपाउंड की। एग्जाम्पल के तौर पे H2O, H2O यानी कि वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, यानी कि 2:1 में जब कंबाइन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? कंपाउंड की। हमारी नेक्स्ट टर्म है आयन। An atom or a group of atoms carrying a positive or a negative charge. एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, NH4 पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की ओर। हमारी नेक्स्ट टर्म है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि हमारे एटम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। एटम है, एटम के अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के पास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी मास नंबर। मास नंबर को ए सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स।
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे एक एटम के पास, वही उसका क्या हो जाएगा, मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर है 35। तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं, 17। और हमारे क्लोरीन के पास तो मास नंबर कितना है, 35। तो अगर मास नंबर 35 है तो 35 क्या है, आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि 35 माइनस में 17, ये हमारे पास न्यूट्रॉन का क्या आ जाएगा, काउंट आ जाएगा। सो एटॉमिक नंबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है एक एटम के अंदर, और मास नंबर का मतलब है प्रोटॉन्स और एंड न्यूट्रॉन्स दोनों का सम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, वो हमारा क्या होता है, मास नंबर। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वैलेंसी। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। इसी तरीके से कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एटम के पास उसकी वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी किसको इंडिकेट करता है, वैलेंसी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोल। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल्स। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल्स। हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो सॉल्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके कितने कण प्रेजेंट है, तो वो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वही हमारा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें पता है कि हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो कि आपस में रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। जब भी हम किसी केमिकल कंपाउंड को उसके सिंबल की हेल्प से लिखते हैं जिससे हमें यह पता चल जाए कि उसकी कंपोजिशन क्या है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4। तो हमें पता है कि कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का एक एटम, सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं। तो अगर मैंने कॉपर सल्फेट को उसके सिंबल के फॉर्म में उसके कंपोजिशन को दिखाते हुए अगर मैंने राइट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की ओर। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तीनों का मास अलग अलग है, 1, 2 और 3, लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। तो आइसोटोप का मतलब है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइसोबार, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन दोनों का मास कितना होता है, 40 होता है, 40 होता है। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन उनके पास सेम नंबर में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या होंगे, सेम, जबकि दोनों एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन का हमारा आइसोटोप होता है कार्बन 13 जिसका मास नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर 6 है। दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक
नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। दोनों के अंदर अगर मैं न्यूट्रॉन्स निकालने जाऊं, 13 माइनस में 6 कितने आएंगे? 7 न्यूट्रॉन्स। 14 माइनस में 7 कितने आएंगे? 7 न्यूट्रॉन्स। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एक का 6 है, दूसरे का 7 है, लेकिन दोनों के पास सेम नंबर में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स या फिर डिफरेंट स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। आइसो वर्ड का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से है, यानी कि ऐसे स्पीसीज, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम का एटॉमिक नंबर वैसे 11 होता है, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया यानी कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया है, तो 11 में से एक कम हो गया तो कितने बचे? 10। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ नेगेटिव, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि मैंने उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाया है, तो 9 से कितने हो गए? 10। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवा दिए, तो इसके पास भी 10 हो गए। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बाहर निकाल दिए, तो कितने बचे? 10। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास होते हैं टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर कर दिए, यानी कि कितने हो गए? 10। तो इन सभी के पास सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि कितने हैं? 10। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो डेफिनेशन है ये क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ये कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एडिशन होना और ऑक्सीजन का रिमूवल होना किसी भी रिएक्शन के टाइम पर, या फिर हम कह लें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन स्टेट और अ एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कब कंडक्ट करते हैं? जब उनका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम क्लोराइड लिया और सोडियम क्लोराइड को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा दिया। डिसॉल्व करवाते ही वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट गया, तो आयंस की वजह से अब वो क्या कंडक्ट करवाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, वही हमारी क्या होती है? कंसंट्रेशन। Solubility, maximum amount of solute that can be dissolved in given quantity of solvent at a specified temperature. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हम किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, मान लो मैंने एक ग्लास पानी लिया और उसी पर जिस टेम्परेचर पे मैंने वो पानी लिया है, उसी टेम्परेचर पर उस एक ग्लास पानी में कितना अमाउंट में मैं सॉल्यूट डिसॉल्व करवा सकती हूँ, वही उसकी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। यानी कि maximum amount of solute that can be dissolved in a given solvent at a specified temperature. किसी particular temperature पर given amount of solvent में कितना हम solute ऐड करवा सकते हैं, वही उसकी क्या होती है? solubility होती है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you and have a nice day.